तो ये साल थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए संभल कर चलने वाला है। इन्हें थोड़ा सा इमोशनल से बाहर आना पड़ेगा। अपने घर की, अपने परिवार की, अपने आप की, अपनी हेल्थ की भी इन्हें थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, कुछ लोग 2025 में शादी करने का भी शायद सोच रहे होंगे या नए रिलेशनशिप की तलाश में होंगे, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो जब यहाँ पर राहु 9th हाउस में अच्छे नहीं होते, नीच के होते हैं। लेकिन अभी कुंभ की राशि बैठी हुई है, कुंभ की राशि में राहु बहुत अच्छे हैं, लेकिन 9th हाउस में राहु उतने अच्छे नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि इनके लिए जो लाइफ में परिवर्तन रहेगा, जो ये समय रहेगा, वह ऊपर नीचे वाला रहेगा। हेलो, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। आज मेरे साथ स्पीकिंग ट्री पर एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है आचार्य लवभूषण जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आज हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी पर रहने वाले हैं। आज हम जानेंगे साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। खास तौर पर बात करेंगे मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक कि कैसे इन लोगों की जो रेखाएं हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो बदलने वाले हैं। और अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या कुछ भी नया करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। मैं सबसे पहले शुरुआत तो इसी से करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब हम बात करते हैं चीज़ों की, जब हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो शायद इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। कुछ लोग होते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ भागते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो कोई और तरीका अपनाना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी कितनी सटीक है प्रेडिक्शन के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% है। मैं हमेशा अपने वीडियो में, हमेशा अपने रील्स में ये बात करता हूँ। जो कुछ है वह एस्ट्रोलॉजी ही है। एस्ट्रोलॉजी से ही न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी से ही वास्तु है। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों की ये बहुत ही एक अच्छी देन है, जिन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी ये ज्योतिषीय गणना है उसी के अनुसार तो हमें जान पा रहे हैं कि आज की तारीख क्या है। आज हम शिवरात्रि का मना रहेंगे, दीपावली का मनाएंगे, साल में 365 दिन क्यों होते हैं, एक महीने में 30 दिन क्यों होते हैं, ये सब ज्योतिषीय गणना है। ज्योतिष दो प्रकार से काम करता है, एक फलित ज्योतिष और एक कर्मकांड ज्योतिष। हमने अभी तक हमारे भारत में ज्योतिष इतना फेमस या कहीं ना कहीं बार बार रुकावट क्यों आ रही है? क्योंकि हम अभी तक ज्योतिष को कर्मकांड ज्योतिष ही मानकर बैठ गए। कर्मकांड ज्योतिष का मतलब है कि पूजा अर्चना करने की विधि। जिसमें जिसने कर्मकांड ज्योतिष किया हुआ है उसे मात्र ग्रहों की नॉलेज होती है कि ये ग्रह बैठा है तो इसकी पूजा मुझे कैसे करनी है। लेकिन आपने भी कुछ सोचा होगा, जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो आपको मंदिर में बैठा हुआ पंडित दिखाई देता है जी, कि मुझे उससे जाकर पूछना है और अपने बारे में कुछ जानना है। जबकि मैं बताता हूँ, जो मंदिर में बैठा हुआ पंडित है उसे सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड ही आता है। उसने कर्मकांड ही पढ़ा है, उसको परीक्षण के बारे में नहीं मालूम है, नहीं ज्ञात होता है। और हम 99% इंडिया में हम कर्मकांड ज्योतिष के पास जाकर ही अपनी परीक्षण को करवा रहे हैं। एक कर्मकांड ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में जो फलित ज्योतिष है उसमें वैसे ही है, जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है MD या जो ऑपरेशन करता है और वह नर्सिंग स्टाफ को बोलता है कि आपको ये काम करना है। हाँ जी। तो ये एक पूरी एक अलग विद्या है जी। कर्मकांड ज्योतिष, इसमें आचार्य है, इसमें ज्योतिष के प्रोफेसर अलग होते हैं। और जो फलित ज्योतिष है ये एस्ट्रोनॉमी पे आधारित है। इसकी जो विद्या है बहुत अलग होती है, इसकी जो गणनाएं हैं बिल्कुल अलग होती है। भारत में फलित ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं वो मात्र 1% ही है। 99% जो लोग हैं वो कर्मकांड ज्योतिष पे काम करते हैं जी। और हमें भी लगता है कि जैसा उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया कि तरह नहीं जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी आप ही से अभी ये जानकारी मिली है और बहुत सारे व्यूअर्स भी, मैं बहुत श्योर हूँ कि उनको भी नहीं इसके बारे में पता होगा। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है हमें। तो अभी जितने भी पंडित हैं वो बताते हैं कि तेरा चौथे घर में शनि है, तेरा वो शनि खराब है। उनको ये नहीं पता कि शनि कौन सी राशि में बैठा है, शनि कौन से नक्षत्र में बैठा है और नक्षत्र आपका अति मित्र है या नहीं है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, या वो इस पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक मूलांक या लेते हैं और एक ईयर का जोड़ करके उसके हिसाब से गणना कर देते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी के में कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो सौर मंडल है, उसमें गणना की जाती है कि कौन सा ग्रह अब कहाँ पे गोचर कर रहा है। हाँ जी। और वो गोचर कर रहा है तो आप किस राशि के हैं और उसका आपकी लाइफ में क्या प्रभाव आएगा जी। तो सबसे पहले तो ये आपको मैं बताता हूँ
कि 99% लोग अपनी राशि को ही गलत मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोस्टली लोग ये मानते हैं कि उनका जन्म इस महीने में हुआ है तो उनकी राशि ये है, जबकि वह सूर्य के अनुसार राशि है। ओके। आप देखें अखबारों में भी आता है ना कि जी, आपका जी। इस महीने से लेके इस महीने की 16 अक्टूबर से लेके जी, जी। आपका जन्म 15 नवंबर को हुआ है तो आपकी ये जी। राशि है, जबकि ये एक वेस्टर्न के हिसाब से देखा जाता है। आपको भारतीय एस्ट्रोलॉजी जो सही एस्ट्रोलॉजी है तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। वेस्टर्न में सूरज को देखा जाता है और इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मून देखा जाता है, चंद्रमा। भारत की एस्ट्रोलॉजी ही सब सही एस्ट्रोलॉजी है ना। हाँ जो जी। एक्चुअली में फॉरेन वालों को जितनी एस्ट्रोलॉजी समझ में आई उन्होंने इसका मोटा मोटा रूप निकाल लिया। जी। जैसे न्यूमरोलॉजी है वो 10% है और जो फॉरेन वाले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो इसका 20 से 25% है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो आपका मून किस नंबर की राशि में बैठा हुआ है। यदि मान लीजिए मून आपका 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो इसका मतलब आपकी राशि मेष हुई। वो सटीक बता पाएगा, वो सटीक बता पाएंगी। लोग जो अभी तक अखबारों में देखा जाता है कि 15 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर में आप बैठे हुए हैं तो आप ये राशि हुई, तो वह सूर्य के अनुसार हुई। उसकी जो सटीकता है वह कहीं ना कहीं उसकी जो फलित है डगमगाती हुई है वो। हाँ, फलित उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो किसी की भविष्य करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि है क्या। तो आप अपनी राशि सूर्य के अनुसार ना देखें, आप ये देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। और आप भी जो एस्ट्रोलॉजी मान रहे हैं वो भी समझ के मानिए कि कौन सी मान रहे हैं, कौन सी राशि मान रहे हैं। वो सूर्य के अनुसार राशि ना माने, वो ये देखें चंद्रमा कहाँ बैठा है। जी जी जी। तो अभी मैं सबसे पहले हम शुरू कर देंगे 2025 आपका कहाँ मेष राशि से हम शुरू करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि के बारे में पूछना चाहूंगी। मेष राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? मेष राशि 12 राशियों में से जो सबसे उग्र राशि है और जो चर तत्व की राशि है वह मेष राशि है जी। और किसी के पास ये दोनों तत्व नहीं है, अग्नि और चर तत्व, ये सिर्फ और सिर्फ मेष राशि के पास ही है। 2025 में आप देखेंगे कि तो जो राहु ग्रह है वह इनके 12वें घर से गोचर कर रहा है और शनि 11th हाउस से कर रहा है और गुरु 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो और केतु इनके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं जी। तो यानी कि अब यह होगा राहु और केतु तो नीच के हैं और गुरु और शनि इनकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं। तो अगले और ये गोचर कब तक रहेगा? ये गोचर रहेगा मार्च तक। अप्रैल में ये गोचर चेंज हो जाएगा, शनि का गोचर चेंज हो जाएगा और जून में राहु और केतु का और गुरु का गोचर चेंज हो जाएगा। मतलब जनवरी से मार्च तक ये गोचर रहने वाला है। जनवरी से शनि का, हाँ शनि का, और जून से चेंज हो जाएंगे राहु केतु और गुरु का। तो अब मैं इनकी परीक्षा में 2 टुकड़ों में करनी पड़ेगी कि मार्च तक इनके काम जो भी ये काम कर रहे हैं इनका काम हमेशा बुलंदियों पर रहेगा, क्योंकि अभी शनि कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं और वह मेष राशि से 11वें स्थान में लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं। तो अभी जो भी काम कर रहे हैं तो इनकी काम की जो तरक्की बुलंदियां जो इन्होंने 2024 में देखे वो 25 में भी देखेंगे। किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी देखो कोई भी प्रेडिक्शन है उनकी जन्म कुंडली को देखकर बताई जाएगी, लेकिन ये देखा कि जो भी इन्होंने तरक्कियां हासिल की हैं वो अगले 3 महीने में ये और हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा तो शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और जैसे ही शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तो जो प्रॉफिट या लाभ आपको हो रहा था वह कहीं ना कहीं नुकसान में भी तब्दील हो सकता है। तो इसमें दौरान आपको क्या करना है कि या तो आप विदेश से संबंधित काम कीजिए या फिर कुछ ऐसा काम आपको करना पड़ेगा शनि से संबंधित जो प्रॉफिट आपको हो रहा था, आपके प्रोफेशन में हो रहा था जी, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगी अगले 1 से लेकर 2 महीनों के लिए। उसके बाद वापस राहु का गोचर जो मीन राशि में से हो रहा था वो वापस कहाँ हो जाएगा? कुंभ की राशि में। आप कुंभ की राशि में फिर आप कुछ कर जाते हैं और वहाँ पे जो गुरु अभी गोचर कर रहे थे वृषभ राशि में वह गोचर करने लग जाएंगे मिथुन राशि में जी। तो जैसे ही वापस गोचर करेंगे तो 2 महीने के ब्रेक के बाद इनके काम में वापस से तेजी आएगी। इनकी जो कोई भी एप्लीकेशन से संबंधित या ऑनलाइन से संबंधित काम करेंगे तो वापस से रफ्तार पकड़ेगा शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गुरु मिथुन राशि में आता है तो जातक का नेम एंड फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर क्षेत्र में जो भी किसी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे नेम एंड फेम होना इनका शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, अगर मेष राशि की हम बात कर रहे हैं तो इनका हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप आने वाले साल में कैसा रहने वाला है? अभी देखेंगे कि 2025 में इनका जो मंगल है वो कर्क राशि में गोचर कर रहा है। तो जैसे मंगल कर्क राशि में गोचर करता है तो घर में थोड़े झगड़े हो जाना, घर में थोड़ी सी अशांति रहना, तनाव, वाद विवाद, मदर की तबीयत खराब रहना, ऐसा भी रह सकता है। थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस रहना। तो 1 से 1.5 महीने के बाद ये मंगल वापस अपने सूर्य की राशि में मित्र की राशि में गोचर कर जाएगा। तो पहले 1.5 से 2 महीने इनके घर में तनाव रह सकता है, वो थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस रह सकते हैं।
उसके बाद वापस लाइफ में इनकी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आने लग जाएगी जी। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की बात करें तो अब देखिए राहु मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, अगले 5 महीने में गोचर करेंगे। तो हेल्थ इशू कोई रहेंगे कि डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा। एसिडिटी बनना, बिना बिना मतलब कि थकावट हो जाना, फटीग हो जाना, या कहीं थोड़ा बहुत इनके हॉस्पिटल के चक्कर भी इनको लगने वाले हैं। क्योंकि जब भी राहु मीन राशि में मतलब कि मेष राशि से 12वें घर में बैठा है तो इनको या तो फॉरेन की यात्राएं भी करा सकता है या इनको हॉस्पिटल की यात्राएं भी करवा सकता है, ज़्यादा करवा सकता है। और अगर हम पैसों से संबंधित इसको देखें, फाइनेंस इस बार कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? फाइनेंस की बात करता हूँ तो गुरु अभी वृषभ राशि में इनके गोचर कर रहा है। तो वृषभ राशि में जब भी गुरु गोचर करता है तो पैसा आता है, जातक के पास पैसा भी आता है, जातक कुटुंब परिवार में वेल्थ क्रिएट करता है, पैसे को मल्टीप्लाई भी करता है। तो अगले 5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इसमें पैसा भी आएगा और आप नेम एंड फेम भी कमाएंगे। और उसके बाद गुरु का गोचर आपका मिथुन राशि में चला जाएगा तो वहाँ पर भी पैसे थोड़े कम आएंगे, लेकिन नेम एंड फेम आपका पहले से ज़्यादा बढ़ने के भी आपके चांसेस होंगे जी। ये तो बहुत पॉजिटिव बात आचार्य जी ने बता दी, लेकिन आपने जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की बात की जो साल 2025 में आने वाली है मेष राशि वालों के लिए, उसका उपाय क्या है? क्या करना चाहिए कि जो आ रही है नेगेटिविटी उसको पहले ही थोड़ा कंट्रोल में रख लिया जाए? तो इसके लिए आपको क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। हाँ जी। तो मीन राशि का मतलब होता है मछली। आप मछलियों को आपको यदि आप जौ के आटे की गोली बनाकर डालते रहते हैं, जौ के आटे की गोली और साथ में नींबू, यदि आप मछलियों को रुके हुए पानी में डाल देते हैं तो राहु और केतु आप पे दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। और आपको ऐसे ही 5वें महीने के बाद, 4थे महीने के बाद जब शनि आपका मीन राशि में गोचर करने लग जाएंगे तब आपको शनि में बादाम, आपको कच्चे बादाम या बादाम की गिरी आपको मछलियों को ऑफर करनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप फिर भी आपको शनि आपको बुरे प्रभाव नहीं देंगे। स्थिर पानी में वो भी स्थिर पानी में ही करें। यदि स्थिर पानी आपको नहीं मिलता है तो आप चलते पानी में कर सकते हैं, लेकिन जो मीन राशि का मतलब होता है रुका हुआ पानी, तालाब, झील, लेक, आप या फिर किसी भी आश्रम, जब तक आपका जो राहु है वो मीन राशि में, तो आप किसी भी आश्रम में झाड़ू का सामान या सफाई का सामान भी देकर आ सकते हैं। और जैसे ही आपका शनि मीन राशि में गोचर करेगा तो आप सरसों का तेल या कुछ तली हुई चीज़ें भी आश्रम में डोनेट करके आ सकते हैं। तो आपको शनि और राहु के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। अगली राशि पर आते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है आचार्य जी? यदि वृषभ राशि की मैं बात करूं तो अभी जो उनके राहु है वो उनके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि उनके 10वें हाउस 10th हाउस में से गोचर कर रहे हैं। तो यदि वे कहीं अपने कार्यस्थल से बाहर जाकर काम कर रहे हैं या अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर जाके काम करें तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि ऐसे अभी लोग वृषभ राशि जिनकी हैं वो IT के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या AI के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है पहले 5 महीनों में। अगले अप्रैल के बाद मैंने आपको बताया कि अप्रैल में शनि गोचर करेंगे मीन राशि में और मीन राशि इनके बैठी हुई है 11th हाउस में। यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देखते हैं तो 11th हाउस में शनि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मीन राशि में वो कहीं ना कहीं जितना भी आपने कमाया है वो लेने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लाइफ है थोड़ी सी मिसबैलेंस हो सकती है या जो आपने कुछ किया है वो थोड़ा सा परेशानी में भी आ सकता है। और अगले 1 महीने में जो राहु है वो वापस गोचर कर जाएंगे कुंभ की राशि में और जो गुरु हैं वो गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि इनकी 2nd हाउस में होगी। तो मतलब ये मान के चलिए कि जून के बाद इनके पास पैसे आने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2nd हाउस पैसे का होता है, 2nd हाउस वेल्थ का होता है, 2nd हाउस आपकी फैमिली का होता है जी। तो जून महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास पैसे की इनकम, कहीं रुका हुआ पैसा है वो कहीं से नहीं आ रहा है तो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि वाले व्यूअर्स सुन के बहुत खुश होने वाले हैं और आचार्य जी सबके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो वृषभ राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस तो आपने बता ही दिया कि बहुत अच्छा होने वाला है। कैसे रहेंगे ये तीनों एस्पेक्ट्स भी? यदि वृषभ राशि की हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो इनका जो अभी मंगल है वो कर्क राशि में से गोचर कर रहा है, लेकिन 3rd हाउस में गोचर करेगा तो हल्का फुल्का कंधे में इनके पेन रह सकता है, मदर की तबीयत खराब रह सकती है और थोड़ा बहुत कहीं छोटी यात्राओं पर जब भी निकलेंगे तो गाड़ी खराब हो जाना या छोटी यात्राओं में डिले हो जाना, ये प्रॉब्लम गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो जाना
ऐसा भी इनको, या टायर पंचर हो जाना, ऐसा भी इनको जी। देखने को मिल सकता है। और इसके 1.5 से 2 महीने के बाद मंगल इनका गोचर करेगा चौथे घर में। तो जब भी चौथे घर में, चतुर्थ हाउस में मंगल गोचर करेगा, तब मदर की तबीयत खराब हो जाना, या घर में थोड़ी सी परेशानी, या इमोशनल इम्बैलेंस, या घर में थोड़े से झगड़े वाद विवाद शुरू हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। जी। लेकिन ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है। और रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, कुछ लोग 2025 में शादी करने का भी शायद सोच रहे होंगे या नए रिलेशनशिप की तलाश में होंगे, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? यदि किसी की मैं बात करता हूँ, तो यदि रिश्तों की मैं बात करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वृषभ राशि वालों के लिए जो 7वें घर में अभी वृश्चिक राशि बैठी हुई है और उसका स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ, तो पहले 1.5 से 2 महीनों में यदि किसी के रिश्ते होते हैं, वह सोशल मीडिया के थ्रू हो सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू हो सकते हैं, जो आजकल ऐप्स चल रही हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू हो सकते हैं। जी। अगले 1 से 1.5 महीने के बाद यदि कोई रिश्ते या कुछ भी होंगे, तब उनके मैटरनल साइड से आ सकते हैं, क्योंकि मंगल तब 7वें घर का स्वामी चतुर्थ हाउस में चला जाएगा, तो उनकी मदर या उनके मामा की तरफ से उन्हें रिश्ते आने के योग बन सकते हैं। और यदि रिलेशनशिप की मैं बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके वाद विवाद रह सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो वालों के लिए मंगल का जो गोचर है यहाँ पे 8वें घर में आ रहा है, तो थोड़े से झगड़े या आपस में अनबन हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है। पैसे के मामले में, प्रोफेशन के मामले में ठीक रहेगा, पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, रिश्तों के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जी, थोड़ा तनाव जो आपने बताया है अभी, इसको कैसे संभाला जा सकता है आचार्य जी? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इनके 7वें घर में वृषभ राशि बैठी हुई है, वृश्चिक राशि बैठी हुई है, तो रिश्तों में आपस में थोड़ा तनाव रह सकता है। तो वृश्चिक राशि का मतलब होता है स्वीपर्स, क्लीनर्स, शमशान भूमि। यदि आप स्वीपर्स को, क्लीनर्स को जलेबी या कचौरी, तला हुआ मीठा और तला हुआ नमकीन खिला देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्तों में जो कड़वाहट थी, मिठास में तब्दील हो जाएगी। और इसके अलावा यदि आप शमशान भूमि में यदि कोई उपाय कर सकता है, तो वह किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, चाहे वो कब्रिस्तान है, चाहे वो शमशान भूमि है, यदि वहाँ पर भी पीपल के पेड़ पे वह जलेबी और कचौरी रखे आ जाए शनिवार को, तभी भी आप देखेंगे कि जो दुख है उनके रिश्तों के मामले में या पैसों के मामले में, वह कटने लगेंगे, वो परिवर्तन होने लग जाएगा। तो उन्हें स्वीपर्स को या फिर शमशान भूमि में। इसके अलावा इसमें एक और उपाय भी होता है कि कुआं, आजकल पानी वाले कुएं थोड़े कम मिलते हैं, तो वृश्चिक राशि को कुएं से भी देखा जाता है, तो यदि कुएं में भी चीजें गिरा दी जाएं, तभी भी उनके तनाव रिश्तों में कम देखने को मिलेगा। जी, अब आते हैं आचार्य जी तीसरी राशि पर, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए साल कैसा होने वाला है, साल 2025? मिथुन राशि के लिए मैं बात करूं, तो अभी उनका जो शनि है वह 9वें हाउस से गोचर कर रहे हैं, और राहु उनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। और केतु की यदि मैं बात करूं, तो केतु चौथे घर में है, और गुरु की मैं बात करूं, तो गुरु अभी उनके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी शनि 9th हाउस में गोचर करते हैं, तो ये कर्मी धर्मी कुंडली बन जाती है। तो मतलब यदि ये जातक कभी भी किसी आपदा में, विपत्ति में या समस्या में आ जाते हैं, तो इन्हें यदि एक सच्चे मन से भगवान को याद कर लें, तो कोई ना कोई आदमी, अज्ञात आदमी भी इनकी मदद के लिए आ जाता है। भगवान का दूत होगा, भगवान का दूत बनकर कोई ना कोई इनकी समस्या, क्योंकि शनि अभी धनु राशि में गोचर, धनु के हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो धनु में इनकी जो राशि बैठी हुई है वह कुंभ राशि है, लेकिन एक कर्मी धर्मी का एक संयोग बना रही है, एक योग बना रही है। तो यदि यहाँ पे गोचर कर, और अभी अगले चौथे महीने में यह शनि अपने ही घर में 10th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, और उसके अगले 1 महीने के बाद जो राहु हैं वह 9वें हाउस में गोचर करेंगे। तो जब यहाँ पर राहु 9th हाउस में अच्छे नहीं होते, नीच के होते हैं, लेकिन अभी कुंभ की राशि बैठी हुई है, कुंभ की राशि में राहु बहुत अच्छे हैं, लेकिन 9th हाउस में राहु उतने अच्छे नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि इनके लिए जो लाइफ में परिवर्तन रहेगा, जो ये समय रहेगा, वह ऊपर नीचे वाला रहेगा, कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा। मतलब उनका ग्राफ ऐसे जाने वाला है। और यहाँ पे कुछ उनको लगेगा कि कुछ चीज़ें जो उनकी होने वाली हैं, दिखेगा कि मैं बिल्कुल साइन कर आ गया हूँ, पक्का होने वाला है, वह काम हो सकता है थोड़ा डिले करके होए, या सामने वाला ना होए, थोड़ा मतलब होते होते जो रह जाता है, होते काम रह जाता है, थोड़ा धोखा मिलने के योग हैं। यदि वे किसी IT या प्रोफेशनल टीम में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी उन्हें कहीं ना कहीं कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि कोई जातक अपने जन्म स्थान से दूर काम कर रहा है, तो चतुर्थ महीने के बाद पंचम जब शनि 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो उन्हें, यदि वे अपना जन्म स्थान छोड़कर बाहर काम कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर कोई भी
परेशानियाँ आ सकती हैं। और आजकल तो काफ़ी जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, माइग्रेट करना पसंद करता है कि जहाँ पे वो नौकरी करते हैं वहीं पर रहने चले जाएं। तो इनके लिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा, पैसों के मामले में यदि मैं बात करूँ तो अभी इनका खर्चे का जो भाव है वो एक्टिव है। तो इनके हॉस्पिटल के चक्कर लगना या खर्चे ऐसी जगह पे हो जाना जहाँ पर ये नहीं जाते, तो अगले 5 महीने तक इनके साथ में ऐसा भी रह सकता है। छठे महीने में जैसे ही गुरु इनका 3rd हाउस में गोचर करेगा, जो कि इनकी मिथुन राशि है, तो इनका जो माइंड का स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी मजबूत होगी। पैसे का खर्चे का जो भाव है वह कमज़ोर हो जाएगा और वह ज़्यादातर थोड़ा सा आपस में अपने आप को संभालने की कोशिश भी करेगा। तो पहले 5 महीने आप थोड़ा सा अपने आप को खर्चों को कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त आपका खर्चों का घर पूरी तरीके से एक्टिव है। और जैसे 6ठे महीने में गुरु आपकी अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में गोचर करेगा, तो आप मेंटली रूप से थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। जी, अगर अब इनकी हेल्थ और रिलेशनशिप की बात करें, फाइनेंस तो आपने बता ही दिया, और हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मिथुन राशि की मैं बात करूं तो 7वें महीने में अभी इनकी धनु राशि आ रही है। हाँ जी। और धनु राशि का मालिक इनके 6ठे घर में चला गया है। तो यहाँ पर भी इनकी जो पर्सनल रिलेशन है उसमें थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो लाइफ पार्टनर है वह इन्हें छोड़कर तो कुछ दिन के लिए अपने मायके में नाराजगी हो सकती है, वो चली जाए, तो संभल के रहिएगा। तो या फिर कोई इनका बिजनेस पार्टनर है वह भी हो सकता है इनसे अलग होने की बात करे। तो यह जो चीज़ें हैं पहले मई तक महीने में चीज़ें रखने की जो ये योग हैं ये बने रहेंगे। मई के बाद जून महीने से यह योग जो बिल्कुल कम हो जाएंगे या फिर कमज़ोर हो जाएंगे। और हेल्थ कैसी रहने वाली है इनकी? यदि मैं हेल्थ की मैं बात करूं तो अभी केतु इनके 4th हाउस में से गोचर कर रहा है, तो घर में किसी न किसी जातक के ऑपरेशन होने के योग हो सकते हैं। घर में कोई ना कोई जातक या घर में कोई ना कोई किसी के कट लग जाना, थोड़ा सा ऑपरेशन हो जाना या चोट लग जाना, ऐसा भी इनके साथ में हो सकता है। और उसके कारण से मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। थोड़ा सा घर में माहौल ऐसा रहेगा, धार्मिक या सात्विक का माहौल भी घर में बना रहेगा। जब भी घर में परेशानी आती है तो आप कहाँ भागते हैं? भगवान के पास भागते हैं। तो इससे ये भी हो सकता है कि आप किसी न किसी गुरु को भी धारण करें या भगवान के प्रति आपका जो विचार है, जो मन है वो ज़्यादा झुके। और इन दिनों में आपका साथ ये भी हो सकता है कि आपका ओकल्ट साइंस सीखने का भी मन कर सकता है पहले 5 महीनों में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आचार्य जी, जो भी आपने परेशानियां बताई हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या उपाय है इसका? जी, इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी गुरु आपका 12वें घर में गोचर कर रहा है। तो 12वें घर में अभी आपकी राशि बैठी हुई है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का मतलब हो गया आप गंगा का किनारा या नदी का किनारा। आपको किसी भी नदी के किनारे में बेसन के लड्डू ले जाकर आपको ज़मीन में दबाने हैं। छोटी मटकी लीजिए, मिट्टी की मटकी लीजिए, या फिर सूखा नारियल लीजिए। नारियल की गिरी आती है ना, जैसे जी, उसको ऊपर से काट के आपको उसके अंदर बेसन की बर्फी डालनी है मीठी, और आपको नदी के किनारे में उसको दबाकर आना है। यदि आप कहीं नदी के किनारे में नहीं भी दबाकर आ सकते तो आप सिंपल कोई भी आपके आसपास पानी का स्रोत हो, तालाब हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर बेसन की बर्फी यदि आप तालाब के किनारे में या नदी के किनारे में दबा देते हैं तो गुरु का जो दुष्प्रभाव है आपकी लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ में आप बेसन या फिर चने की दाल किसी भी आश्रम में भी देकर आ सकते हैं। तो ऐसा भी कर लेंगे तो आपको जो खर्चे हो रहे हैं वह आपके बचत हो जाएंगी। और नहीं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर भी पेशेंट को ढोकला या पीली चीज़ें, पपीता हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये भी आप देकर आ जाते हैं, तभी भी आपको पैसों से संबंधित समस्याएं विचार करते हैं। पेशेंट के लिए ढोकला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन हाँ, अगर आप ये उपाय करेंगे तो ज़रूर आपकी जितनी परेशानियां दिख रही हैं साल 2025 में वो बिल्कुल टलने वाली हैं। अब आते हैं चौथी राशि पर, कर्क राशि। कर्क राशि का जो भविष्य है 2025 में कैसा रहने वाला है आचार्य जी? जी, मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि वैसे बहुत इमोशनल होते हैं। इनका मदर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, जो न्यूक्लियर फैमिली है उनके प्रति झुकाव ज़्यादा रहता है। इनका कर्क राशि वालों को आप देखेंगे कि इनका ना मन घर के बाहर ज़्यादा दिन लगता नहीं है। ये 2-3 दिन भी बाहर रह जाएंगे तो वापस इनको लगेगा कि घर पे वापस चेक कराना चाहिए। होम सिकनेस इनके घर में, इनके साथ में रहती है। तो कर्क राशि वालों की बात करते हैं तो शनि इनका अभी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं कुंभ की राशि में। तो इन दोनों में हो सकता है इनकी घुटनों में समस्या रहे, पैरों में समस्या रहे, या फिर जो कोई भी इनका एक एम्प्लॉय भी इनको चीट करके जा सकता है,
क्योंकि शनि जो एम्प्लॉय जो वर्ग है वह शनि से देखे जाते हैं। और जी। 8वें घर में जब भी शनि होता है तो आपको एम्प्लॉय या लेबर ना मिलना या लेबर से संबंधित समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है। और इसी प्रकार से आपका जो राहु भी है अभी आपके 9th हाउस में और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि 9th हाउस में राहु वैसे भी नीच के हैं और मीन राशि में भी राहु नीच के होते हैं। तो इसका मतलब है कि राहु यहाँ पे डबल आपको मार कर सकता है। तो 1 महीना यदि मैं बात करूं तो जो मई का महीना है वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह सकता नहीं होने वाला थोड़ा, क्योंकि शनि भी उस टाइम मीन राशि में गोचर करेंगे और ऊपर से राहु भी वहीं पे गोचर कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर जातक की दोनों तरफ से पिटाई करेंगे। हाँ। अभी राहु जी तो पिटाई कर ही रहे हैं, ऊपर से शनि भी और आ जाएंगे। उसके बाद 6ठे महीने में फिर इनके लिए समस्याएं पैदा करेंगे कि राहु फिर वापस 8वें घर में आ जाएंगे। तो ये साल थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए संभल कर चलने वाला है। इन्हें थोड़ा सा इमोशनल से बाहर आना पड़ेगा, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने आप की, अपनी हेल्थ की भी इन्हें थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। जी, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कर्क राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा डगमगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम 3 फैक्टर्स की बात करते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस, क्या इसमें संभल पाएंगे? क्या इसमें कोई खुशखबरी है आचार्य जी? यदि पैसे की मैं बात करता हूँ तो अभी इनके जो गुरु हैं वो 11th हाउस से गोचर करते हैं। इनको कहीं ना कहीं सी भी समस्या में फंस जाएं तो भी पैसा इनके पास आ जाएगा, आ ही जाएगा। क्योंकि ये बहुत अच्छी हाँ, चीज़ पहले 6 महीने में इनको पैसों से संबंधित समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले जो 5 से 6 महीने में गुरु अभी वृषभ राशि में, जिसमें वे बहुत अच्छे होते हैं, और 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी इनसे हट भी जाएगा तो कोई न कर्मचारी इन्हें दोबारा मिल जाएगा। कोई काम नहीं भी हो रहे होंगे तो भी गुरु इनकी कहीं ना कहीं से हेल्प कर देगा। तो परेशानियाँ तो साथ में रहेंगी, लेकिन साथ में भगवान आपके ऊपर एक आशीर्वाद भी बनाए रखे हुए हैं, आपको आशीर्वादी भगवान का बना रहेगा। मतलब 2025 में भगवान पूरी परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आपके ऊपर साथ भी देते रहेंगे जी, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हेल्थ कैसी रहने वाली है? स्वास्थ्य की बात करें तो कैसा होने वाला है? मैं स्वास्थ्य की बात आपको पहले बताया कि इसमें इनकी कमर में पेन रहना, बैक में पेन रहना, घुटनों में पेन रहना, ये इनके साथ में रह सकता है। यदि ऐसा इनको लगे कि ऐसा इनके साथ हो रहा है तो इनको काले चने भैंस को खिलाने चाहिए। भैंसे को काले चने भिगोकर रखें शुक्रवार की रात को, और शनिवार को उठ के काले चने भैंस को खिला दीजिए। यदि भैंस नहीं मिलती तो गाय को भी खिला सकते हैं जी। ये उपाय कब तक करना है आचार्य जी? पहले 4 महीनों में। हाँ। और उसके बाद आपको फिर राहु इनका वृश्चिक राशि में 8वें घर में आ जाएगा, तब इनको झाड़ू या सफाई करने का सामान है वह शमशान भूमि में देकर आना है, या फिर किसी भी स्वीपर, जो आप देखते हैं शौचालय होते हैं मार्केट में जगह जगह बने हैं, क्लीनर बने हुए हैं, तो वहाँ पे टॉयलेट साफ करने का सामान आपको वहाँ पर पहुँचाना है। यदि आप ऐसा पहुँचा देते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं 5वीं राशि पर, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये साल कैसा जाने वाला है आचार्य जी? सिंह राशि वालों के लिए मैं बात करूँ तो इनका जो अभी राहु है वो अष्टम घर हाउस से और मीन राशि में से भी गोचर कर रहे हैं, और शनि इनकी 7वें घर में कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि अभी यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो इनका मतलब इनके प्रोफेशन में, काम में इनको बहुत सारी प्रोग्रेस देखने को इनको मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बावजूद भी इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु अभी मीन राशि में 8वें घर में बैठे हुए हैं, और इन्होंने गलती से भी किसी को पैसा उधार दे दिया तो उन्हें हो सकता है कि अपना ही पैसा मांगने के लिए इन्हें बार बार प्रयास करने पड़े, और किसी को उधार दिया पैसा भी कोई ना आए, या ऐसा इसकी मुश्किल भी संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब भी राहु मीन राशि में हो जाते हैं तो कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ भी हो सकता है, तो आपको इस बात से बचकर रहना है। गुप्त शत्रु पहले 5 महीने आपके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एक्टिव रहेंगे। और यदि मैं बात करूं पैसे के मामले में बात करूं तो गुरु अभी पहले 5 महीने थोड़ा सा वृषभ राशि में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव आपको आपकी लाइफ में क्या देखने को मिलेगा? आपको लगेगा कि सामने वाला आपको काम आपको प्रॉमिस कर दे रहा है कि मैं काम कर दूंगा, लेकिन वो अंदर से काम नहीं करेगा। आपको झांसे में रखेगा, आपको बातों में लगा के रखेगा। तो ये पहले 5 महीने मई तक आपको समस्या आएगी, लेकिन जून से जो आपको झूठे प्रॉमिस कर रहा था वह जब तक आपके काम करना शुरू कर देगा जून के महीने से। और आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में किसी भी तरीके की काम से संबंधित ना होने की परेशानियां हैं वह होने लग जाएंगी।
जी। और इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, फाइनेंस आपने बताया, फाइनेंस कैसा होगा? देखिए, यदि मैं फाइनेंस की बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जी। गुरु पहले 5 महीनों में आपको फाइनेंस से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। वृषभ राशि में गुरु पैसा देते हैं, लेकिन 10th हाउस में गुरु नीच के भी हो जाते हैं। तो पहले 5 महीने आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि गुरु इस वक्त नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। जी। यदि आपको किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाना भी है तो आप उसको 5 जून के महीने में तक एक्सटेंड कीजिए। तो जून उसके बाद जा सकते उसके बाद आप चले जाएंगे, हाँ, और उसके बाद आप धार्मिक यात्रा में जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और उससे पहले किसी भी धार्मिक यात्रा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और यदि मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अभी शनि आपके परम उच्च के अपने 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ में जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहेगा और वह बड़ी ऊंचाइयों तक भी छुएगा। हो सकता है आप उनके लिए कोई, या पार्टनर आपके लिए, या आप उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी एक दूसरे को दें और मौज मस्ती भी खूब करें, ऐसा भी हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे लग रहा है सिंह राशि पूरे मजे करने वाली है साल 2025 में। आचार्य जी, अब आते हैं छठी राशि पर, कन्या राशि। कन्या राशि वाले कितने खुश हो सकते हैं साल 2025 को लेकर? यदि मैं कन्या राशि की बात करूं तो इनके लिए ये साल भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अभी जो गुरु हैं वो 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अब वृषभ राशि में गुरु का गोचर बहुत अच्छा होता है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं जो इनके काम रुके हुए हैं वो काम वापिस से बनने शुरू हो जाएंगे। पैसे की समस्या है तो पैसे की समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। इनके साथ जो भी एक समस्या है कि राहु 7वें घर में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जब भी 7वें घर में मीन राशि में गोचर करता है राहु, तो सामने वाले पार्टनर से धोखा मिलने के योग हो जाते हैं। जो पार्टनर है बिना किसी बात के या बिना किसी बताए आपको छोड़ने के भी ऐसे योग बन जाते हैं कि वह अपना आपको छोड़ सकता है बिना किसी बात को। आपका जो लाइफ पार्टनर है वह भी कहीं ना कहीं आपसे बिना किसी बात के कोई झूठ बोलना, या वो चाहता नहीं है कि झूठ बोलना, लेकिन आपसे झूठ बोल देता है और आपसे कहीं ना कहीं वो रिश्तों में तनाव आ जाता है। वह ऐसी बात से आपको झूठ बोलता है जिसका प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको इस बात से चिढ़ होगी कि उसने मुझे झूठ क्यों बोला। तो इस तरीके के लाइफ पार्टनर के साथ में आपके साथ में ये समस्याएं आ सकती हैं। और शनि आपका अभी छठे घर में गोचर कर रहा है, अगले 4 महीने में करेगा। तो आप किसी बात को मना भी करना चाहें तो आप सामने वाले को बात को मना कर नहीं पाओगे। और केतु अभी आपके गोचर कर रहा है लगन में। जब भी केतु लगन में गोचर करता है तो सूर्य आपका उच्च का हो जाता है। तो इस समय में आपके किसी एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ में रिलेशन भी बन सकते हैं। और अगर हेल्थ रिलेशनशिप आपने बता ही दिया, थोड़ी अनबन हो सकती है, हेल्थ की बात करें तो कैसा होने वाला है ये? यदि मैं हेल्थ की बात करूं तो ओवरऑल इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल इनका 11वें घर में गोचर कर रहा है पहले 1 से 2 महीनों में। तो इनके जो काम बनते काम है थोड़े से कहीं बिगड़ सकते हैं। जो उनको लगे कि कल सुबह ही मेरे को किसी से टोकन मनी आने वाली है या किसी से ऑर्डर आने वाला है, तो हो सकता है वह हाथ से मतलब बिल्कुल काम होने ही वाला है और वो फिर नहीं बने। तो ऐसा पहले 2 से 3 महीनों में रहेगा, जब तक मंगल का गोचर कर्क राशि में रहेगा। जैसे मंगल अपने कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में गोचर करेंगे तो ये जो समस्याएं हैं उनकी खत्म हो जाएंगी। और फाइनेंसेस इनके कैसे रहने वाले हैं? पैसों का लेन देन कैसा होने वाला है? यदि पैसे को लेन देन की मैं बात करूं तो पहले जो 5 महीने हैं इनका पैसों से संबंधित सभी समस्याएं इनकी नहीं आएंगी, वो दूर रहेंगी। लेकिन 5वें महीने के बाद, 6ठे महीने के बाद इनके जैसे पैसे आने वाले हैं तो सामने वाला प्रॉमिस तो करेगा लेकिन पैसा टाइम पे चुकाएगा नहीं वाला। तो इस तरीके की समस्या 6ठे महीने के बाद इनको देखने की, जून महीने के बाद से इनको देखने को मिल सकती हैं और ये पूरे अगले 1 दिसंबर तक रहेंगी। तो यदि आप किसी से पैसा लेना है तो उनसे पहले ही रिकवरी आप मई के महीने तक कर लें, तो उसके बाद हो सकता है सामने वाला आपको झूठे प्रॉमिस करे, ऐसा भी हो सकता है। अब कन्या राशि के लिए आपने ये सब तो बताया, लेकिन जो परेशानियां आने वाली हैं, जैसे आपने रिलेशनशिप का जिक्र किया, तो कैसे इन सारी परेशानियों से बचा जाए? आपको यदि रिलेशनशिप से संबंधित परेशानियों को बचना है तो आपको गौशाला में जाना है संडे के दिन और जौ के आटे का दलिया बनाकर आपको गाय को खिलाना है। और यदि आप कहीं फॉरेन में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, या फिर आपको गौशाला में जाना परेशानियों वाला है तो आपको कोई भी नारियल की बर्फ़ी अपने पार्टनर को ऑफ़र करनी है, या नारियल की बर्फ़ी कहीं आश्रम में देकर आनी है। नारियल से बनी हुई चीज़ें आप किसी भी गरीब लोगों को भी ऑफ़र कर सकते हैं। नारियल की बर्फ़ी भी नहीं हो तो आप सिंपल नारियल का पानी भी ऑफ़र कर सकते हैं। और नारियल का पानी आप किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को जाके, अब पिछली बार कहते हैं कि ढोकला नहीं खिलाया जाएगा तो नारियल का पानी पी सकता है, नारियल का पानी आप पेशेंट को पिला कर आ सकते हैं। तो आपके रिलेशन में जो भी कड़वाहट थी वह भी दूर हो जाएगी और इसमें आपके रिश्तों में भी और साथ साथ में हेल्थ इशू भी आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक होने वाले हैं।
जी, ये हमने 6 राशियों की बात करी, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी कौन सी टॉप 3 राशियां हैं जिनके लिए ये साल बिल्कुल शानदार होने वाला है? मेष राशि वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए यह साल एकदम से अलग रहने वाला है। मतलब आप खुश हो जाइए, ये 3 राशि मेष, सिंह और कन्या राशि वाले खास तौर पर, वैसे तो सभी राशियां अच्छी हैं लेकिन इन तीनों का जो योग है वो बहुत अच्छा बन रहा है साल 2025 में। अब आप मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी राशि है, और हाँ, अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम साल 2025 में फेस करेंगे तो ये सारे उपाय करना भी जो आचार्य जी ने बताए हैं बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहें स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।